तो चलिए आज के इस डेटा विश्लेषण में हम सीधे उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बना हुआ है। यह सिर्फ एक विमान के गायब होने की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है रडार, सैटेलाइट और उन सिग्नल्स की जो अचानक एक गहरे डार्क सस्पेंस में बदल गए थे। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल लगती है। गुड नाइट मलेशियन 370 कैप्टन जहारी के आखिरी शब्द थे, एकदम शांत, और उसके बाद हमेशा के लिए सन्नाटा। किससे पता था कि ये शांति विमान के शून्य में खो जाने से पहले की आखिरी आहट थी। सेक्शन 1 द फाइनल गुड नाइट। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर से बीजिंग की एक रेगुलर फ्लाइट, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। रात 1:19 पर आखिरी एटीसी ट्रांसमिशन होता है। सिर्फ 1 मिनट बाद 1:20 पर ट्रांसपोंडर्स बंद हो जाते हैं, और फिर 2:20 पर मिलिट्री रेडार से आखिरी निशान भी गायब। जरा सोचिए, एक रूटीन हैंडओवर कितनी जल्दी एक ऐसी अनट्रैकेबल गोस्ट फ्लाइट में तब्दील हो गया जिसका कोई सुराग नहीं था। सेक्शन 2 वैनिशिंग फ्रॉम द रेडार। वियतनामी एस्पेस के ठीक ऊपर आते ही जैसे ही ट्रांसपॉन्डर्स डार्क हुए, एक नॉर्मल फ्लाइट पाथ अचानक सस्पेंस और इरेटिक डेटा में बदल गया। यहां सबसे दिलचस्प बात है ये एग्जैक्ट जियोग्राफिक पॉइंट वे पॉइंट इगारी। यही वो जगह है जहां प्लेन का रेडार सिंबल पूरी तरह गायब हुआ, और उसके बाद शुरू हुआ पूरे 5 घंटे का वो लंबा, बेचैन करने वाला इंतजार, जब तक कि ऑफिशियल डिस्ट्रेस फेज डिक्लेयर नहीं किया गया। इन टेक्निकल रीडआउट्स और डेटा के बीच एक पल रुककर उन 239 जिंदगियों के बारे में सोचना जरूरी है जो इस फ्लाइट में सवार थे। ये नंबर इस बड़ी टेक्निकल पहेली को उस दर्दनाक सच्चाई से जोड़ता है, एक ऐसा भारी नुकसान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सेक्शन 3 द सेवेंथ सैटेलाइट आर्क। जब ट्रेडिशनल रेडार्स ने काम करना बंद कर दिया तो इन्वेस्टिगेटर्स को एक नया रास्ता निकालना पड़ा, और यहां एंट्री होती है BTO यानी बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट की। असल में ये वो रॉ डेटा मैट्रिक है जिसकी मदद से एक्सपर्ट्स ने स्पेस में मौजूद इनमार्सैट सैटेलाइट से उस खामोश प्लेन की सटीक दूरी कैलकुलेट की। सिग्नल के आने और जाने में जो वक्त लगा, उसी ने एक नई उम्मीद जगाई। और उस डेटा का नतीजा बहुत ही शानदार तरीके से इन पोजीशन रिंग्स के रूप में सामने आता है। ये 7 ऑटोमेटेड हैंडशेक्स हैं जिन्होंने घंटे दर घंटे प्लेन के रास्ते को ट्रेस किया। एक अनसीन कनेक्शन जो लगातार स्पेस से जुड़ रहा था। डॉपलर इफेक्ट, जिसे BFO या बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट भी कहते हैं, इसके बिना ये कैलकुलेशन अधूरी थी। इस डेटा को एनालाइज करके पता चला कि प्लेन ने अचानक जानबूझकर एंटार्क्टिका की तरफ लगातार कई मोड़ लिए थे, यानी अपनी तय मंजिल बीजिंग से पूरी तरह अलग दिशा में। इस सभी कैलकुलेशंस मिलकर 7th आर्क का वो विशाल अंडर वाटर सर्च एरिया बनाते हैं। साउदर्न इंडियन ओशन का वो गहरा डार्क हिस्सा जहां डेटा कहता है कि प्लेन का फ्यूल आखिरकार खत्म हुआ होगा और वो समुद्र की गहराइयों में समा है। सेक्शन 4 डेब्रीज इन द ओशन। इतने बड़े इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन के बाद भी 1 साल से ज्यादा वक्त तक समुंदर ने कुछ नहीं उगला। फिर अचानक दूर दराज के समुंदर तटों पर संदिग्ध हालातों में मलबा बहकर आने लगा। 2015 में रियूनियन आइलैंड पर एक फ्लैपरॉन मिला, लेकिन यहां कुछ बहुत ही अजीब बातें थी, जैसे कि किसी ओशन क्रैश के मलबे के हिसाब से इसका इतना साफ होना, इस पर लगे बार्नेकल्स का उस इलाके के हिसाब से गलत प्रजाति का होना, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो क्रूशल सीरियल नंबर प्लेट जो अक्सर क्रैश में बची रहती है, वो गायब थी। इन सब बातों ने नई बहस छेड़ दी। सेक्शन 5 एनॉमलीज एंड कंपीटिंग थियरीज। अब यही एनॉमलीज हमें उन अलग अलग थियरीज के चक्कर व्यू में ले जाती हैं जो ऑफिशियल नैरेटिव के खालीपन को भरने की कोशिश करती हैं। एक तरफ ऑफिशियल ATSB की रिपोर्ट है जो कहती है कि फ्यूल खत्म होने से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन हमें उन डीपली अनसेटलिंग विसंगतियों को भी देखना होगा, जैसे कि रेडार पर दिखा 50,000 फीट का वो इम्पॉसिबल नोज डाइव जिसकी पुष्टि इंडिपेंडेंट रोल्स रॉयस इंजन डेटा से भी हुई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिजिक्स के नियमों को चैलेंज करना। इस केस की पायलट इन्वेस्टिगेशन की तरफ मुड़ते हैं तो कैप्टन जहारिया के घर से जब्त किए गए फ्लाइट सिमुलेटर ने सबको चौंका दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में एक शैडो फाइल मिली जिसमें 7 मैन्युअली प्रोग्राम्ड वे पॉइंट्स थे जो ठीक उसी तरह डीप सदर्न इंडियन ओशन की तरफ एक रास्ता बना रहे थे जहां प्लेन के होने की आशंका है। शुरू में इन्वेस्टिगेटर्स ने इस रियल फ्लाइट के वाइल्ड एल्टीट्यूड डेटा को लगभग अनदेखा ही कर दिया था। इन रूट्स को देखते ही एक शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ वो शेड्यूल्ड स्ट्रेट नॉर्दर्न रूट
और दूसरी तरफ मलेशिया के ऊपर से वापस मुड़ने वाला वो अचानक रहस्यमयी मैनुअल टर्न। ये कोई ऑटो पायलट ग्लिच नहीं लगता, बल्कि एक कैलकुलेटेड डाइवर्जन लगता है। इंटरनेट कम्युनिटीज में एक और थ्योरी पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई, यूएपीज या पोर्टल थ्योरी। एक फुटेज लंबा टाइम वायरल रहा जिसमें एक बोइंग 777 और NROL-22 सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स थे। यहां हम किसी थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर लोग इस बात पर बहस करते हैं कि क्या रियल फुटेज को डिस्क्रेडिट करने के लिए जानबूझकर 1990s का एक पुराना शॉकवेव विजुअल इफेक्ट ऐड किया गया था, एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर। इन सबके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स WSPR-नेट रेडियो वेव रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल अलग और कॉम्प्लेक्स ऑल्टरनेट ट्रैकिंग तकनीक है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि रेडियो वेव्स का ये जाल इस रहस्य के पर्दे को हटाकर आखिरकार उस सटीक क्रैश लोकेशन का पता लगा ही लेगा। Section 6. The Enduring Mystery. इतने सारे थियरीज और कॉन्ट्राडिक्टरी सबूतों के बाद सच आज भी लेयर्स के नीचे दबा हुआ है। इनमरसैट I3 IOR जैसा दुनिया भर को कवर करने वाला एक हाईटेक सैटेलाइट नेटवर्क, फिर भी एक इतना विशाल कमर्शियल एयरक्राफ्ट हमारी सर्वेलेंस क्रैक से पूरी तरह निकल गया। जैसा कि हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारों ने बार बार याद दिलाया है, जब तक कोई ठोस मैटेज नहीं मिलता तब तक इस बात की कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि MH370 वाकई क्रैश हुआ था। और ये ख्याल कि प्लेन शायद कहीं लैंड कर गया हो, दरवाजे खोल देता है कुछ बेहद चिलिंग पॉसिबिलिटीज के। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक हैरान करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। आज के इस टोटल ग्लोबल सर्वेलेंस और हाइपर कनेक्टेड दौर में जहां हर सिग्नल ट्रैक होता है, वहां एक विशाल बोइंग 777 हवा में बस गायब कैसे हो सकता है, बिना कोई आखिरी निशान छोड़े? एक प्लेन पूरी तरह अस्तित्वहीन कैसे हो गया? ये वो सवाल है जो शायद हमें हमेशा परेशान करता रहेगा।